नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। पिछला 64वां अध्याय जो था वो मैंने आपको सुनाया था पढ़ के और बड़ा ही अच्छा अध्याय था वो। बहुत थोड़ा सा मैं क्रक्स आपको बता दूं ताकि आप 65वें अध्याय से जुड़ सकें। 64वें अध्याय में ये हुआ था कि जो होरी और धनिया की पुत्री है सोना, बड़ी बेटी, उसके विवाह की बात करके आया है होरी। एक दूसरे गांव के सुनारी गांव के कोई मथुरा है, वो लड़का है, वो वर है, भावी वर है और उसके पिता से बातचीत हुई है भोला की अपनी बेटी सोना के विवाह के लिए। होता क्या है कि वही पिछली बार में मैंने जिक्र करके बताया था आपको कि होरी जो है वो बहुत परेशान है और वो दुलारी सहुआइन से बातचीत करके और एक तरीके से डील तय करके आया है कि वो उधार पैसे लेगा और फिर सोना का विवाह करेगा। ये सब करने के बाद जब होरी घर आता है तो धनिया जो है उसकी पत्नी वो नाराज होती है। उसका कहना है कि ऐसे तो ऋण कभी चुक नहीं पाएगा। दुलारी सहुआइन उनमें से हैं जिन्होंने कभी किसी का जो जिनके ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग इसमें छिड़ा वो ये था कि जब सोना ये देखती है कि उसके माता पिता उधार की बातें कर रहे हैं, कर्ज लेने की बातें कर रहे हैं, तो उसे दुख होता है। और वो जो सिलिया दूसरी युवती आई हुई है, दलित युवती, जिसको होरी और धनिया ने अपने घर में फिर से पनाह दी है, अपने बेटे की अनब्याता स्त्री की तरह, वो वहां पर है। तो सोना और वो कमोबेश एक ही उम्र की ऐसा दिखाया है प्रेमचंद जी ने। तो सोना सिलिया से कहती है कि तुम जाओ, मेरी तरफ से ये संदेशा पहुंचाओ अपने भावी वर के लिए। वो कहती है कि अगर शादी करनी हो, अगर विवाह करना हो तो बिना पैसों के करें, वरना मैं नहीं करूंगी। और मैं बिल्कुल ये देख नहीं सकती कि मेरे माता पिता दुखी रहें, कष्ट में रहें, पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ से दबे रहें। इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, पास की नदी में कूदकर जान दे दूंगी। सिलिया को ये सब बहुत प्रभावित करती है। उसकी बातें बहुत ही प्रौढ़ व्यक्तियों की तरह सोना बात करती है और सिलिया एक अच्छी सहेली की तरह जाकर के उसका संदेशा मथुरा तक, जो कि भावी वर है, वहां तक पहुंचाती है। 64वें अध्याय में ये हुआ था कि सिलिया ने आकर के क्या बताया कि क्या बात हुई और मथुरा ने कैसे रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया दी सोना की इस बात पे। तो सिलिया ये बताती है कि मथुरा ने अपने पिता से सीधे बात की इस विषय पे और वो बिल्कुल इस मत में थे कि हाँ, किसी भी माता पिता को कर्ज के बोझ से दबाकर कोई शादी विवाह का आयोजन अच्छी बात नहीं है। और सिलिया ये भी बताती है कि इस बात पर मथुरा जब ये बात करने लगते हैं तो मथुरा का बाप जो है वो काफी उग्र हो जाता है और सिलिया के हिसाब से वो मारने पीटने पर उतारू हो जाता है और वो एकदम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि बिना दहेज के शादी कर ली जाए। ये बात आके जब सिलिया सोना को बताती है तो सोना बहुत खुश होती है। प्रेमचंद जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है 5-6 पंक्तियों में कि कैसे सोना जो है बहुत सारा बोझ लेके खेत का अपने घर जा रही है, लेकिन वो बोझ उसे कोई बोझ नहीं लग रहा है क्योंकि मन में इतनी खुशी है। मथुरा की इस प्रतिक्रिया की उसे उम्मीद थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वास्तविकता में सच में वो उसकी बात मानेगा और बिना दहेज के लिए अपने पिता से सामना करेगा। उस जमाने की बात जब सब कुछ पिता ही तय करते थे, तो इस बात से सोना बहुत खुश है। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जब दूसरे दिन कुछ होता है और नाई जो है एक चिट्ठी लेकर के आया है होरी और धनिया के यहाँ, जिसमें ये लिखा है मथुरा के पिता ने कि वो चिट्ठी फिर से सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी है कि कैसे लिखी जाती थी। वो बहुत सुंदर और भावनात्मक चिट्ठी है। उसमें कुल मिला के उसका जो सार है चिट्ठी का, उसका जो मजमून है वो ये है कि मथुरा के पिता ने लिखा है कि बिना दहेज के शादी करना ठीक रहेगा और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम दो रिश्ते में बनने वाले लोग एक दूसरे को किसी भी तरीके के दबाव में दे करके ये शादी विवाह और शुभ काम को अंजाम दें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बिना शादी जो कुछ आप करेंगे, जितना आपसे हो पाएगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से, स्तर के हिसाब से बस आप बारातियों की सेवा कर दें और आदर सत्कार कर लें, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये चिट्ठी जो है जब आती है तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ने में इतनी खुशी हो रही थी। तो वो जो पात्र जिनके साथ ये घटित हो रहा था, तो प्रेमचंद जी ने वही दिखाया कि होरी तो बहुत खुश है, लेकिन धनिया देखिए, फिर से धनिया यू टर्न लेती है और कहती है कि चूंकि नाई बैठा है सामने, वो संदेशा लेके आया है, तो धनिया कहती है कि नहीं, हम
पुत्रियों का भी बराबर हक होता है। वहाँ बराबर मतलब वो शादी करके उन्हें जितना हम दे सकते हैं उतना दिया जाना चाहिए, और हम मुफ्त में विवाह नहीं करेंगे, और हम जितना हो पाएगा अपने उससे। तो ये उसकी धन्या की प्रतिक्रिया होरी को बहुत चकित करती है। वो कहती है कि अभी तो तू नाराज हो रही थी कि क्यों उधार के लिए कराए और ऐसे, और अब जब आया है मौका, जब वो खुद कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो तू अपना राग अलाप रही है कि हम तो देंगे। तो धनिया जो है वो कहती है कि नहीं, ये जो रीत है वो रीत की तरह निभाई जानी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। धनिया का कैरेक्टर हमेशा की तरह मुझे बहुत प्रभावित करता है। इतनी व्यवहारिक सोच वाली महिला है। उसका कहना है कि जब दबाव से विवाह होता है तब मजा नहीं आता, लेकिन सामने वाला अगर इतनी भलमन साहत से आपके साथ पेश आ रहा है तो उसका जवाब भी भलमन साहत से ही दिया जाना चाहिए। यानी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़की को दान दहेज देके विदा करें। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ था कि होरी जो है वो इरिटेट हो गया, बाहर आके चिलम पीने लगा, और उसे लगा कि ये पता नहीं क्या करती है। अभी तो ये नाराज हो रही थी कि पैसे क्यों ले आए, और अब जो है जब न्योता आया है, बाकायदा उन्होंने लड़के के पिता ने लिख दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये कह रही है कि नहीं, हम तो दान दहेज देके ही विवाह करेंगे। कुल मिला के बहुत ही अच्छे और हल्के और मधुर प्रसंग पे खत्म किया था मैंने 64वां अध्याय। 65वां अध्याय सुनिए, नया अध्याय शुरू हो रहा है। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। भोला आपको याद होगा, वही जहां से गाय आई थी, जिनसे होरी गाय लेके आया था। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी। झुनिया उनकी बेटी, जो कि होरी के बेटे की वधू है। समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे वो अनाथ हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी नहीं मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लाट टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। माने इतना ज्यादा जा रहे थे। अभी तक उसके घर में जो कुछ हुआ बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी करती थी, रहती थी। जंगी जब से अपने स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी बनी हुई थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। से रात दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतीली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था, और आए दिन अब दोनों में तकरार होती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो जाती थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगोजे की नौबत आ गई, माने सेपरेशन की। और अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो, यह भी वहां की रीत थी और उसका पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर कुछ दबाव भी था। वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का उसे कोई हक नहीं रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमा दी और घर से निकाल दिया। घर की कोई चीज छूने नहीं दी। गांव वालों में किसी ने भोला का पक्ष नहीं लिया। नई सगाई ने उन्हें नमकू बना दिया था। रात में तो उन्होंने किसी तरह पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था, और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गाय बनती थी वहीं एक कोठरी में रहने को दे दिया। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एक जानकार आदमी की जरूरत थी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज की नौकरी पर रख लिया गया। नोखेराम नाटे मोटे, खलबात, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते थे, नीचा कुर्ता पहनते थे, जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले और चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई, उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था, और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम नहीं था। राय साहब से केवल उन्हें 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से 1 कौड़ी कम न होता था। इसलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे वो छोड़ते नहीं थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब असामियों से इतनी नोच खसोट वो नहीं करते थे। इसलिए जब से 12 रुपए हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की नहीं कर रहे थे।
गांव में तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरू सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखीराम को यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों की को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह हैं, इस मैदान में तो हमसे कोई बाजी मार ही नहीं सकता। फिर वे जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी डूबता ही नहीं है। नोखीराम अक्सर अगर एकादशी का व्रत रखते थे और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखीराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वीं पास कर ले, तो उसे भी वो कहीं नकल नवीसी दिला दें, इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी पेश करते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वे अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखीराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस बनाते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का कोई खटका नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे आकर कहना। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम होता है। भोला ने अरज की, सरकार एक बार तो कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का ये सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें बाहर निकाल दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है मालिक, हमारे मालिक हैं आप, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना ही चाहिए। नोखीराम ने समझाया, भोला तुम उनसे लड़कर पेश न पाओगे, उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या। संसार से अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। वहां न्याय और धर्म को कौन पूछता है, भगवान सब देखते हैं। संसार का रत्ती भर हाल जानते हैं, तो संसार का हर रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है, ये उनसे कोई छिपा होगा क्या। तुम इसीलिए तो वो अंतर्जामी कहलाते हैं, उनसे बचकर कोई कहां जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहां से तुम उससे बुरे ना रहोगे, तुम उससे बुरे ना रहोगे। यहां से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना कुछ दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी आप बीती सुनाई। लड़कों का आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, भर भर के पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ बाप से लड़का गया, सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर, उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सिर पर है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। खेत रहन रखकर 200 रुपए लिए थे, इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को बाहर तो कर दिया था, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा बड़ा कामकाजी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध धोना, दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर सानी पानी करना और फिर दूध धोना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई होने लगी। स्त्री ने कहा, मैं जान के देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूं, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जा रही हूँ। कामता डरा, ये कहीं चली न जाए तो रोटी का ठिकाना भी नहीं रहेगा, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम नहीं चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई, स्त्री रूठ कर मैके चली गई। लंबा प्रसंग है ये, तो इसके लिए हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और बने रहिए अब कामता प्रसाद के साथ। होरी के समधी हुए, उनकी बिटिया जो है वो होरी के बेटे के साथ है, तो भोले, कामता प्रसाद और यानी उनका बेटा और नोखेरा और ये सब जितने ठेकेदार हैं गांव के, ये फिर वापस प्रसंग में ला दिए हैं प्रेमचंद जी ने। मजा आने वाला है। अगले ही हफ्ते मिलते हैं नई प्रेमचंद जी के नए एपिसोड के साथ। बने रहिएगा रचना विद्वंशी के साथ और गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।